Hello everyone, dear friend. I wish you a bright future before starting today's study. As you know, हम 2006 से 2019 तक के साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। तो अस्थि और दांतों में, अस्थि आपकी होती हैं हड्डियाँ, और साथियों दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव्य होता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बोरेट? तो लगाएंगे अपना आंसर और इसका राइट आंसर होगा आपका कैल्शियम फास्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर से कोई भी पाचक एंजाइम नहीं निकलता है खाने को पचाने वाला? तो पहला आपका है यकृत, दूसरा है लार ग्रंथि, तीसरा है क्षुद्रांत्र, चौथा है अग्नाशय। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका है ए, यकृत। और लार ग्रंथि आप जानते हैं हमारे मुख में होती हैं, इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। और क्षुद्रांत्र का मतलब होता है छोटी आंत, ठीक है, उसके अंदर जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और अग्नाशय बोलते हैं पैनक्रियास को, जिससे हमारा इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन, सरलीकरण, बिंदुस्राव या फिर इसके लिए कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका क्रमाकुंचन। देखिए हमने कहा भोजन को नली से होते हुए गुजरने के लिए, ये आपकी भोजन की नली है। अगर भोजन इसके अंदर से गुजरता है तो भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए या गुजरने के लिए मांसपेशियों का जो स्तर होता है, ठीक, उसका जो लयबद्ध का मतलब होता है ये इस तरह से होती रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जो कैचुआ होता है ना, वो पहले चलता है, मतलब पीछे से अपना शरीर सिकुड़ता है, आगे फिर बढ़ाता है। तो ये जो आपकी गति कहलाती है क्रमाकुंचन गति कहलाती है। आपने कभी अपने पेट के अंदर एक आवाज़ सी सुनी होगी, ठीक है, तो वो होता ये है कि हमारी आंतों के अंदर लयबद्ध क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे भोजन हमारा आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के लिए होते हैं ये फास्ट एनर्जी देने वाले पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्विक एनर्जी प्रदान करने वाले तत्व होते हैं, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करता है? तो लगाइए अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका है वसा। और वसा आप जानते हैं, वसा का मतलब होता है फैट, जिसको बोलते हैं हम चर्बी, ठीक है। और ये आपका मांस, अंडा या मछली से प्राप्त होता है। और प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ये आपके शरीर का विकास करने के काम में आते हैं। इनकी हम बात पिछले कुछ क्लास में कर चुके हैं। और खनिज आप जानते हैं ये हमारे शरीर के लिए अति उपयोगी तत्व होते हैं। और विटामिन्स आप जानते हैं इनको शरीर के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता है, और ये हमारे शरीर के कुछ टूटे फूटे पार्ट्स को रिपेयर करने के काम में आते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? जो हमारा मानव का शरीर है, जो अपना शरीर है, वो वनस्पति की, देखिए वनस्पति भोजन से अधिकांश ऊर्जा जो होता है वो किस रूप में प्राप्त करता है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा गया है। तो लगाइए अपना आंसर अपनी कॉपी के अंदर, और अपना रिजल्ट भी आप चेक करते रहा करें, चाहे भले ही आप तुक्के में लगाएं, ठीक। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका होगा कार्बोहाइड्रेट।
क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं अक्सर होता क्या है, सब्जियों का राजा आलू होता है। ठीक, तो आलू कोई ऐसी सब्जी नहीं है, शायद बहुत ही कम होंगी जिसके अंदर हम आलू को यूज़ ना करते हों। तो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में हम क्या खाते हैं? आलू को यूज़ करते हैं। इसलिए आप वनस्पति भोजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या बन गया होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और आलू के अलावा भी हमारी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिनके अंदर प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक, और प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें, प्रोटीन ये हमारे दालों से प्राप्त होते हैं। किससे? दालों से प्राप्त होते हैं। और विटामिन्स तो आप अच्छे से जानते ही हैं, विटामिन्स, ठीक है, ये भी हमारे जैसे कि अंडा, मछली, दूध सब से प्राप्त होते हैं, और खनिज को आप अच्छे से जानते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? क्विक एनर्जी देने वाला तत्व बोलते हैं। ठीक है, और ये लंबे समय तक हमारे शरीर में समय में क्या होता है? ये एनर्जी प्रदान कर देता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? अब जैसा कि हमने पढ़ा हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है, तो अभी आपने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये क्विक एनर्जी प्रदान करने वाले हमारे शरीर में होते हैं, यानी कि तेज़ी से एनर्जी को प्रदान करने वाले होते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? सी। विटामिन नहीं है, जल यहाँ पर नहीं है, प्रोटीन यहाँ पर नहीं है। जल जो होता है हमारे शरीर का डिहाइड्रेशन लेवल बनाए रखता है, शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित रखता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक खिलाड़ी या एथलीट को, देखिए खिलाड़ी, एथलीट या कोई कुश्ती करने वाला या कोई हार्ड वर्क करने वाला या फिर कोई भी कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, तो उसको शीघ्र एनर्जी अगर प्राप्त करनी है तो उसको अधिक मात्रा में क्या खाना चाहिए? जल्दी से बताइए। ये भी आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उसको लेने चाहिए। ठीक है, क्या लेने चाहिए? उसको कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक बात और सुन लें आप, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे शरीर को तेज़ी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए को वीकनेस दिखाई देती है या फिर आपको कठिन परिश्रम करना है तो कुछ आप आलू उबाल कर खा सकते हैं, जिससे आपको तुरंत एनर्जी प्राप्त होगी। ठीक, तो कुछ वर्कआउट करने वाले लोगों को आपने देखा भी होगा, शकरकंद या आलू उबाल कर वो खाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन आपका शर्करा युग्म होता है? कैसीन सुक्रोज, कैसीन लैक्टोज, फेरिटीन माल्टोज या फिर एल्बुमिन ग्लूकोज। तो देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था दूध के बारे में, ठीक है, तो लैक्टोज से मैंने आपको बताया था कि दूध से रिलेटेड आपका ये वर्ड ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक, तो कैसीन, लैक्टोज ध्यान रखेंगे, इसके अंदर सुक्रोज है, इसमें माल्टोज है, इसमें ग्लूकोज है, तो आंसर आपका बी हो गया। ठीक, आगे बढ़ना है हमको। अगला क्वेश्चन आपके पास है, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर राइबोज। ये राइबोज होता है, सही है। तो आप अपना आंसर लगाएं और हमारा यहाँ पर आंसर राइट क्या होगा साथियों? राइट आंसर हमारा यहाँ पर होने वाला है आपका बी। क्या होता है? बी, फ्रक्टोज। ठीक है, तो बात करेंगे हम, अच्छा एक चीज़ और सुन लें कि ये जो फ्रक्टोज होता है ये फलों में पाए जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। क्या बोलते हैं इसको हम? फलों में पाए जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। ठीक है, और होता क्या है, ये प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा भी हम इसी को बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो आप आंसर में क्या लगाएंगे? फ्रक्टोज ही सबसे मीठी शर्करा होती है। और ध्यान रखेंगे, इसको फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन लैक्टोज जो होती है आपकी, ये शर्करा, देखिए शर्करा का क्या मतलब है? शर्करा का मतलब है कि जहाँ जहाँ भी मीठापन महसूस होता है ना हमें कोई चीज़ खाने पर, तो वो उसकी शर्करा की वजह से होता है। ठीक है, तो लैक्टोज शर्करा जो होती है वो फलों के अंदर होती है, जो फलों को मीठा बनाती है। ठीक है ना, देख लेंगे आप। लैक्टोज क्या होती है? दूध को बनाती है, सॉरी गलती कर रहे हैं हम। देखो फ्रक्टोज आपकी होती है आंसर, ठीक, और लैक्टोज किसके अंदर होती है? दूध के अंदर, हम जानते हैं अच्छे से। तो आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है?
अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि आपका सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो आपकी फ्रक्टोज होती है, जिसको हम नेचुरल रूप से सबसे मीठी शर्करा बोलते हैं, जो फलों के अंदर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? ये क्वेश्चन आपका रिवाइज हो गया है, तो फ्रक्टोज आपकी है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? यकृत द्वारा किया जा सकता है। किसका संश्लेषण? तो यकृत आप अच्छे से जानते हैं, यकृत होता है आपका लीवर। क्या होता है? लीवर। तो बताइए किसका संश्लेषण? विटामिन ए का, विटामिन ई का, के का या फिर डी का? तो ध्यान रखेंगे साथियों, विटामिन ए जो होता है ये भविष्य में उपयोग होने के लिए एकमात्र आपका विटामिन है जो लीवर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? विटामिन ए है। तो विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत के अंदर हो जाता है। और होता क्या है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास है तंतु आहार में शामिल है। देखिए तंतु आहार, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको साइंस पढ़ने के लिए आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए। देखिए कोई भी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं तो उसके वर्ड का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो अगर वर्ड का ज्ञान है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप प्रश्न को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आंसर आपको ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगा। ये बात लिख लें आप, ठीक है, अपने मन में लिख लें। तो तंतु आहार में शामिल होता है। अब क्या शामिल होता है? तो सबसे पहले हमको समझना है क्वेश्चन को। देखिए तंतु का मतलब होता है फाइबर। क्या होता है? फाइबर। तंतु का मतलब होता है फाइबर। तो ध्यान रखेंगे, फाइबर आप जानते हैं। देखिए फाइबर का मतलब ये होता है कि जिस जिस पदार्थ के अंदर फाइबर होता है खाने वाले, तो उनको अधिक चबाना पड़ता है उनको। जैसे कि आपका जैसे कि मान लीजिए भुट्टा होता है नहीं, भुट्टा भुट्टा, तो उसको चबाने के लिए अधिक समय की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये फाइबर युक्त आहार होते हैं। तंतु आहार का मतलब होता है फाइबर आहार, जिसके अंदर फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर आहार में शामिल होते हैं। अब क्या होते हैं जल्दी से बताइए। तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सेल्यूलोज शामिल होते हैं। अब आप कहेंगे सेल्यूलोज क्या होता है? तो साथियों मैं आपको बताऊं सेल्यूलोज क्या होता है। आपने कोई पेड़ देखा होगा, ठीक है, पेड़ का जब आप छिक्कल छुटाते हैं ना, ये वाला, ठीक है, ऊपर की जो छाल छुटाते हैं, तो इसका जो अंदरूनी भाग होता है सफ़ेद कलर का, आपने देखा होगा, जिससे कागज़ वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है सेल्यूलोज। अगर आपको सेल्यूलोज देखना है तब, ठीक। तो एक ज़माना ऐसा था कि हम भी कभी सेल्यूलोज खाते थे, ठीक है, और हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन करने वाली आंत थी जिसका नाम अपेंडिक्स था। और आज हमने पेड़ और उसकी छालों को खाना बंद कर दिया है, इसीलिए हमारी वो आंत छोटी हो गई है, ठीक है, और इसीलिए उसको काट के कभी कभी बाहर निकाल दिया जाता है जब वो परेशानी करने लगती है तब, ठीक है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? ये हमारी त्वचा है, ठीक है। त्वचा की हमारी लगभग 3 सतहें होती हैं, ठीक। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर में जो त्वचा की सबसे नीचे की सतह होती है, ठीक है, वो किसका काम करती है? किस चीज़ का काम करती है? किस चीज़ के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, यानी कि उसको रोकने का काम करती है। तो इसका साथियों आपको आंसर लगाना है, आपको ए, क्या लगाना है? ए, शरीर से ऊष्मा की क्षति। तो हमारे शरीर से ऊष्मा की क्षति ना हो इस चीज़ को बनाए रखती है हमारी स्किन की निचली सतह। जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों में आपने देखा होगा, सर्दियों में आपने क्या देखा है कि बाहर का एनवायरनमेंट काफ़ी ठंडा होता है लेकिन आपका शरीर काफ़ी गर्म होता है अंदर से, ठीक है, होता नहीं होता? तो अगर ये आपकी सतह ना हो ना, तो होगा क्या पता है? आपके शरीर की सारी हीट जो है वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी और आप जो है सूखकर आइसक्रीम बन जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस बात को। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है? देखिए आयोडीन मान का ये आपका है प्रयोग। ये आयोडीन मान क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए आपसे कहें कि कोई बैरोमीटर है, बैरोमीटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं, या पेडोमीटर है उसका प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं, ऐसे ही आपका एक आयोडीन मान एक यूनिट होती है जिसका उपयोग हम डायरेक्टली करते हैं
तेल में असंतृप्ति के लिए जब हम संतृप्त और असंतृप्त पढ़ेंगे ना, तब इस चीज़ को समझ लेंगे। आप डायरेक्टली आंसर याद रखेंगे, इसका है सी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। ये आपकी अचल संपत्ति किसी कोशिका के अंदर जो कहलाती है साथियों, वो आपका आंसर है न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं हम। ठीक है, किसको कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। ठीक है, बात एक ही है आपकी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन हम जानते हैं, देखो नाइट्रोजन हमने पढ़ा था कि प्रोटीन जो होते हैं आपके नाइट्रोजन युक्त, सही है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, यानी कि इनको बनाने के लिए नाइट्रोजन के अणु की हमें आवश्यकता होती है। तो फिर आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके कुछ खास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी या अदर एग्ज़ाम में आए हुए थे। ठीक है, तो अब जो अगला आपका टॉपिक है वो आपका विटामिन्स, सही है, और उससे संबंधित रोगों के ऊपर है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रत्येक उस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहें शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको याद नहीं है या फिर आपको समझने में अब से पहले परेशानी थी। तो मैं आपको बताऊं कि जो हम कल विटामिन और उनसे संबंधित रोग पढ़ेंगे, तो साथियों उस प्रैक्टिस को करने में आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन मानना, बिल्कुल एकदम एक नंबर का मज़ा आएगा आपको। बस आपको करना क्या है, आप पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ लेना आप, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानना मज़ा आ जाएगा आपको। नहीं, हर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो कल की क्लास देखना ना भूलें और क्लास को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए बाय।